हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है हार्डी विनबर्ग लॉ। तो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे G.H. हार्डी और जर्मन फिजिशियन थे W. विनबर्ग, और इन दोनों ने क्या दिया था, कंसेप्ट दिया था किसका, जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। एक ऐसी पॉपुलेशन जो इवॉल्व नहीं कर रही, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका जीन फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ये सब किसने बताया था, हार्डी विनबर्ग ने बताया था। अगर आप में से कोई लोग ये नहीं जानते कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं, तो पॉपुलेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है एक ही स्पीसीज के, जो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सके, उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जब एक पॉपुलेशन का जेनेटिक स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि वो इवॉल्व नहीं कर रही, उसको अपन कहेंगे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब ये कौन सी कंडीशन है जिस पर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम रहेगा, और वो कौन सी कंडीशन पे है जिस पर एक पॉपुलेशन को अपन क्या कह सकते हैं, नॉन इवॉल्विंग कह सकते हैं, और क्या देखकर अपन कहेंगे कि वो पॉपुलेशन नॉन इवॉल्विंग है, वो सब अपन इस टॉपिक में करने वाले। इट डिस्क्राइब, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या डिस्क्राइब करता, अ जीन पूल हुज एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, कि भाई एक ऐसा जीन पूल जिसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है अंडर सर्टेन कंडीशन। अब इस लाइन में आपको दो अजीब से वर्ड दिख रहे होंगे, एक जीन पूल और एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी। इसको मैं आपको अभी समझाता हूं। पहले अपन देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन पे हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम लगता है और जिसपे अपन ऐसा समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो नॉन इवॉल्विंग है। लेकिन ये समझने से पहले भी अपन को ये समझना जरूरी है कि वो क्या है जिस पर हार्डी विनबर्ग का लॉ एप्लीकेबल है। मतलब एक सर्टेन कंडीशन होनी चाहिए पॉपुलेशन पर, तभी हार्डी विनबर्ग का लॉ आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहला है कि रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। रैंडम मैटिंग मतलब ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि ये दो ऑर्गेनिज्म के पास ज़्यादा एडवांटेज है आपस में इंटरब्रीड करने के लिए, या इन वाले ऑर्गेनिज्म के पास कोई एक्स्ट्रा फीचर की वजह से ये ज़्यादा प्रोजेनी बना पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी के भी साथ में क्या करना चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, और पॉपुलेशन जो होगी वो लार्ज होनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी आराम से चेंज हो जाती है। कैसे होती है ये भी अपन आज ही के वीडियो में देखेंगे। अगर एक पॉपुलेशन इन 5 पॉइंट को फॉलो करती है तो उस पॉपुलेशन को मैं क्या कह सकता हूँ, आइडियल पॉपुलेशन। और एक आइडियल पॉपुलेशन जो होती है वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है और कैसी हो जाती है, नॉन इवॉल्विंग। ठीक है, तो अब हार्डी विनबर्ग लॉ एग्जैक्टली है क्या, वो समझने से पहले अपन ये 2-3 टर्म अच्छे से समझते हैं। जीन पूल क्या होता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, तो पहले अपन लेते हैं कि जीन पूल क्या होता है। तो जीन पूल क्या होता है, टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में टोटल जीन कितनी है और उन जीन के एलील्स कितने हैं, वो पूरा क्या बनाएगा, एक जीन पूल बनाएगा। जैसे मान लेता हूं कि यहाँ पर 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म है। एक है कैपिटल ए टाइप का, एक है कैपिटल ए स्मॉल टाइप का, और एक है स्मॉल ए स्मॉल टाइप का। तो ये जीन पूल तब पूरा कहलाएगा जिसमें ये सब आ रहे हो। तो इसका जीन पूल कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये तीनों को कंसिस्ट कर रहा है, और इनके एलिल्स कौन से हैं, ए और स्मॉल ए। अगर सब आ रहे हैं तो ऐसे को अपन क्या कहेंगे, जीन पूल कहेंगे। तो जीन पूल क्या होता है, टोटल जीन एंड देयर एलिल्स इन अ पॉपुलेशन। अब एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो देखो पहले इसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लो आप। जैसे मान लो कि ये जो अपने जीन पूल बनाया, इसमें रेड कलर वाले को अपन मान रहे हैं कि कैपिटल ए टाइप का, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है, और जो अपने ग्रीन कलर का बनाया उसको अपन मान रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब हेट्रोजाइगस है, और जो ब्लू कलर वाले बनाए हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल पता होने चाहिए। तो देखो रेड कलर वाले कितने हैं, देखो आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो, मैंने भी ये रैंडमली ड्रॉ किया है, बस आप उसमें काउंट कर ले। तो रेड कलर वाले कितने, देखो 1 2 3
4, 5, 6 और 7। तो 7 इंडिविजुअल कैसे हैं? रेड। ग्रीन कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 इंडिविजुअल हो गए। और ब्लू कलर वाले कौन से हैं? देखो 1 और 2। अब इनमें अपन कैपिटल ए एलिल काउंट करेंगे। एलिलिक फ्रीक्वेंसी मतलब एलिल कितनी बार है, तो उसके लिए टोटल एलिल काउंट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें ए कितनी बार है। तो इसमें हर एक में ए 2 बार आ रहा है, कैपिटल ए। तो टोटल इंडिविजुअल थे 7, एक में 2 बार, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा? 14 टाइम्स। फिर है कैपिटल ए स्मॉल ए। इसमें देखो एक में कैपिटल ए कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो 10 ऑर्गेनिज्म में कितनी बार आ जाएगा? 10 टाइम्स। फिर है स्मॉल ए स्मॉल ए। इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं? 2। और एक में एक बार भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब 0। टोटल काउंट कर लेंगे। टोटल कैपिटल ए एलिल कितने हैं? 24 टाइम्स है। अब देखते हैं अपन स्मॉल ए। तो स्मॉल ए देखो, इसमें तो स्मॉल ए दिख नहीं रहा, तो 0। इसमें एक में एक दिख रहा है, तो 10 में 10 हो जाएंगे। इसमें एक में 2 दिख रहा है, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 4। इनके टोटल काउंट कर लेते हैं, कितने हो रहे हैं? 14। और टोटल एलिल्स कितने हो रहे हैं? 38। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जिस एलिल की फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसके टोटल नंबर ऊपर रखेंगे और टोटल एलिल्स के नंबर का रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो 24/38 कितना होगा? 0.63। और 14 ये ऊपर रख दी, अपॉन 38 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.38। और ये 0.38 बेसिकली क्या है? बी की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये 0.38 आपके किसकी फ्रीक्वेंसी है? स्मॉल ए की। ठीक है, तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 0.63। और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 0.37। मान लेते हैं कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को अपन पी से डिनोट कर रहे हैं और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को अपन क्यू से डिनोट कर रहे हैं। अगर अपन इन दोनों को ऐड करके देखते हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को कहने का ये भी एक तरीका होता है कि टोटल एलिलिक फ्रीक्वेंसी एक जगह की वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, और उसका सम कितना रहता है? 1 रहता है। इस पे आपको इस पैटर्न में न्यूमेरिकल भी करने हैं। देखो अपन ने जितने भी एलिल थे, इस केस में 2 एलिल थे, उनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी निकाली और उनका सम किया तो कितना आया? 1 आया। तो हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो ये तो बताता ही है कि एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, लेकिन उसको डिफाइन एलिलिक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी करता है कि एक नॉन इवॉल्विंग जो पॉपुलेशन होती है उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब जितने भी एलिल्स है सारे के एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम कितना होता है? 1। अब जब अपन जीन पूल और एलिलिक फ्रीक्वेंसी समझ चुके हैं तो अब अपन करते हैं हार्डी विनबर्ग का लॉ। तो हार्डी विनबर्ग का लॉ क्या लिखेंगे? तो इन एन आइडियल पॉपुलेशन। अब आइडियल पॉपुलेशन कौन सी होती है? एग्जाम में आए तो आप पहले वो भी अलग से लिख सकते हैं कि एक आइडियल पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए, मैंने अभी समझाया आपको। तो एक आइडियल पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है स्टेबल होती है और कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और जब एलिलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन रह रही है, इसका मतलब उसका जीन पूल एक जैसा ही बना रह रहा है, इसका मतलब वो इवॉल्व ही नहीं कर रही है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हार्डी विनबर्ग के हिसाब से, सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट तो रहती है लेकिन कितनी होती है? 1। जैसे मान लो P और Q 2 एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल ए और स्मॉल ए की, तो उनका सम कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होगा? p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। और 1 का तो क्या होगा? 1। अब p जो है वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी शो करती है किसकी? a की। और q जो है वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी शो करती है किसकी? स्मॉल a की। तो p स्क्वायर किसको डिनोट करेगी? a और a 2 बार। इसका मतलब p स्क्वायर किसकी फ्रीक्वेंसी को शो करेगी? कैपिटल A होमोजाइगस डोमिनेंट की। q स्क्वायर किसकी करेगी? देखो q जो होती है एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है स्मॉल a की। एक बार और q, क्योंकि q स्क्वायर में कितने q हो जाएंगे? 2, तो वो किसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी शो करेगी?
स्मॉल ए की होमोजाइगस रिसेसिव की, और 2pq ये जो होगी वो फ्रीक्वेंसी शो करेगी किसकी, कैपिटल ए स्मॉल ए की हेट्रोजाइगस की। तो होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो अपन पी स्क्वायर से निकालेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो अपन क्यू स्क्वायर से निकालेंगे, और हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो अपन 2pq से निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपने हार्डी विनबर्ग का लॉ है। अब इस पर अपन बेस्ड अभी न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे पहले दो लाइन और देखते हैं। इफ अ पॉपुलेशन फॉलो हार्डी विनबर्ग इट्स शो जेनेटिक इक्विलिब्रियम। वो क्या शो कर रही है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम कॉज इवोल्यूशन, और अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इसका मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो वो क्या शो करेगी, इवोल्यूशन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो फैक्टर जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं बेसिकली वही फैक्टर है किसके लिए, इवोल्यूशन को कॉज करने के लिए। तो हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो ये तो समझा ही रहा है कि एक नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन साथ में ये भी समझा रहा है कि जब इन फैक्टर से, जो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि भाई इन फैक्टर से जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, बेसिकली वो सारे फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इवोल्यूशन करवाने के लिए। ठीक है, अब वो फैक्टर कौन कौन से है उसे अपन डिटेल में देखेंगे। पहले इस वाले के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है जो नीट में भी आ रखे, तो पहले अपन उनको करते हैं। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, आप अच्छे से फोकस कीजिएगा। क्या दे रखा है, अ जीन लोकस हैज 2 एलील। एक जीन लोकस है उसमें 2 एलील है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, उसको अपन ने क्वेश्चन में दे रखा है 0.4, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। क्या दे रखा है, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को अपन किससे लिखते हैं, पी से, और वो क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.4। और अपन को क्या क्या निकालनी है, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी, और ये सब निकालने के लिए मुझे क्यू भी चाहिए, बेसिकली स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। वो क्वेश्चन में दे नहीं रखी, लेकिन हार्डी विनबर्ग का लॉ कहता है कि P प्लस Q जो होता है वो कितना होता है, 1। इसका मतलब अगर मुझे P गिवन है तो Q मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 1 माइनस P करके, और 1 माइनस P कितना है, 0.4, तो कितना आ जाएगा, 0.6। तो अब मेरे पास A की फ्रीक्वेंसी है जो कि P से डिनोट करूँगा 0.4, और मेरे पास स्मॉल a की भी फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जिसे मैं Q से डिनोट करूँगा, और वो कैसे निकाली, 1 माइनस P 0.6। 1 माइनस P ही क्यों किया, क्योंकि P प्लस Q कितना होता है, 1। अब एकदम सिंपल सा है, A जो है वो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, तो A की निकालने के लिए मुझे बेसिकली क्या करना होगा, P स्क्वायर। तो 0.4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 0.16। ये आ गया एक आंसर। और मुझे निकालना है स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी, तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है Q, तो स्मॉल ए की क्या हो जाएगी, Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर करूँगा तो 0.6 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा, 0.36। और कैपिटल ए स्मॉल ए बोले तो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी 2pq से निकालूंगा, कितनी आएगी, 0.48। एक बार वापस चेक कर लेंगे कि कहीं अपन ने गलत तो नहीं किया है, क्योंकि p स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq ये सब मिलकर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 0.16, 0.36, 0.48 इन सब को सम करने पर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है जो बहुत पहले नीट में आ रखा है, तब शायद PMT मतलब नाम था। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, एक 1000 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है। ठीक है, ये टोटल ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं। अब बोल रहा है कि कैपिटल ए टाइप के कितने हैं, 360, और कैपिटल ए टाइप के कितने हैं, 480, और स्मॉल ए टाइप के कितने हैं, 160। ठीक है, अब अपन को कुछ और निकालना है, लेकिन पहले ये जो दे रखे हैं इनसे मैं एक चीज़ फाइंड कर सकता हूँ, और वो क्या फाइंड कर सकता हूँ, कैपिटल ए आने की फ्रीक्वेंसी, कैपिटल ए स्मॉल ए आने की फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल ए आने की फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ये टोटल कितना है 360 और ओवरऑल सब मिलाकर कितने 1000, तो डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 0.36। तो कैपिटल ए आने की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0.36, कैपिटल ए आने की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0.48 और स्मॉल ए आने की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 0.16। तो अपन ने तीनों की फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब अपन जानते हैं कि अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए किससे लिखते हैं पी से, और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू किससे, सॉरी स्मॉल ए किससे लिखेंगे क्यू से। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इसको अपन किससे डिनोट करेंगे पी स्क्वायर से, क्योंकि पी तो क्या डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो कैपिटल ए के आने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी पी स्क्वायर, और वो अपन ने कैसे निकाली थी कि कैपिटल ए टाइप के कितने ऑर्गेनिज्म थे और टोटल कितने थे, तो कितना आ गया था 0.36। अब 0.36 पी स्क्वायर के बराबर है, तो पी निकालना तो बड़ा आसान है, रूट कर देंगे कितना आएगा 0.6 और पी क्या डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितनी आ गई 0.6। क्वेश्चन में यही पूछा था, लेकिन अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए भी निकाल सकते हैं। मुझे पता है पी प्लस क्यू कितना होता है 1, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए जिसको क्यू से डिनोट करेंगे कैसे निकालेंगे 1 माइनस पी 0.4। और एक और तरीके से निकाल सकते हैं, पहले स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ, तो स्मॉल ए टोटल कितने थे 160, टोटल ऑर्गेनिज्म कितने थे 1000, तो कितना आ जाएगा 0.16। और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को क्यू स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.16, तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4। उस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट अपन लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, कि भाई कौन से ऐसे फैक्टर है जो हार्डी-विनबर्ग का इक्विलिब्रियम अफेक्ट कर सकते हैं, उनको अपन को समझना है। और ये फैक्टर हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को तो अफेक्ट करते ही है, साथ में क्या कॉज करेंगे फिर इवोल्यूशन, मतलब इनकी वजह से इवोल्यूशन हो सकता है। तो कौन से फैक्टर है, एक तो है जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। एक एक करके अपन को सबको समझना है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से अपन दो टॉपिक करने वाले हैं, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट और एक नेचुरल सिलेक्शन। पहले अपन देखते हैं जीन फ्लो। तो जीन फ्लो क्या होता है, जीन फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कुछ सर्टेन जीन बाहर चली जाए या फिर कुछ बाहर से कुछ एक्स्ट्रा जीन या एक्स्ट्रा एलील आ जाए, ऐसे को अपन क्या कहेंगे जीन फ्लो। और ऑब्वियस सी बात है ये होगा क्यों, माइग्रेशन की वजह से, कि एक पॉपुलेशन में सर्टेन जीन वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर चले जाएं या कुछ और जीन वाले ऑर्गेनिज्म बाहर से यहाँ आ जाए। तो इस माइग्रेशन की वजह से क्या होगा, एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जीन जो थे वो इन और आउट हो गए उन ऑर्गेनिज्म के साथ में। तो जीन फ्लो ये होता है, और जीन फ्लो की वजह से जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो सकती है, तो इवोल्यूशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा। इट इज़ एन इवोल्यूशनरी फोर्स, मतलब ये एक इवोल्यूशनरी फोर्स है, इसका मतलब इससे इवोल्यूशन हो सकता है। ऑपरेटिंग इन स्मॉल पॉपुलेशन, ये कैसी पॉपुलेशन में होता है, स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के लिए पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, छोटी। याद करो अपने हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अप्लाई करने के लिए पहले क्या बोला था, एक बड़ी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो छोटी होने पर क्या प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है और फिर इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए अपन ने वहाँ लिखा था कि पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एक इवोल्यूशनरी फोर्स है जो स्मॉल पॉपुलेशन पे लगता है, इन विच देर इज अ चेंज इन एलिलिक फ्रिक्वेंसी। एलिलिक फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंज होता है, लेकिन ये चेंज कैसे होता है, बाई चांस। कैसे होता है, बाई चांस, ठीक है, कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के लिए अपन को क्या क्या होना जरूरी है, एक तो लगाना है कि पॉपुलेशन कैसी होती है, स्मॉल होनी चाहिए, और एक जो चेंज होगा वो कैसे होना चाहिए, बाई चांस चेंज होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट करने के लिए मतलब क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो जो पॉपुलेशन है वो कैसी होनी चाहिए, स्मॉल, और जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी में चेंज हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, बाई चांस। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझने के दो तरीके हैं, और दो तरीके से ही होता भी है, एक फाउंडर इफेक्ट से और एक बॉटल नेक इफेक्ट से।
पहले अपन देखते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो आप इस डायग्राम को समझो। देखो ये एक पर्टिकुलर कोई एरिया था, यहाँ पर एक कोई पॉपुलेशन रह रही थी, ठीक है। इस पॉपुलेशन में आप देख पा रहे हैं कि दो तरह के जीन्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। अब यहाँ से कुछ सर्टेन ऑर्गेनिज्म और कुछ स्मॉल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के लिए नंबर कैसा होना चाहिए, स्मॉल। तो स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इससे किसी दूसरी जगह चले जाते हैं और ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर इन दोनों ग्रुप के जो मेंबर है उनके बीच में क्या नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से ऑर्गेनिज्म यहाँ चले गए, जो ऑर्गेनिज्म यहाँ आएंगे वो यहाँ के क्या कहलाएंगे, फाउंडर कहलाएंगे, क्योंकि अब ये ही यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो करवाएंगे। तो हो सकता है जैसा कि डायग्राम में बताया मैंने, सिर्फ रेड वाले यहाँ पर आए तो धीरे धीरे वो पॉपुलेशन कैसी बनाएंगे, रेड वाली ही बनाएंगे। तो नई स्पीसीज बन सकती है टाइम के साथ, वो अलग तरीके से इवॉल्व हो सकती है। या फिर हो सकता है कि जब वो यहाँ पर आए तो रेड ज़्यादा थे और एक दो क्या थे, ग्रीन थे, तो टाइम के साथ वो कम होते गए और बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। ऐसा भी हो सकता है। उस केस में भी क्या बनेगा, न्यू स्पीसीज रेड की बनेगी। तो फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम वन मेन पॉपुलेशन। अब जो सेकंड वाली, इन दिस स्मॉल माइग्रेंट ग्रुप सम जीन्स में बी एब्सेंट, जैसे कि मैंने वाला बताया था ग्रीन वाले एब्सेंट है, और अकर इन सच अ लो फ्रिक्वेंसी, या बहुत कम हो, दैट मे बी इजीली लॉस्ट, जिसकी वजह से वो गायब भी हो जाए। ड्यू टू दिस दे हैव अ यूनिक न्यू फ्रिक्वेंसी, इसकी वजह से इनकी जीन फ्रिक्वेंसी एक नई तरह की है, जिसमें रेड वालों की जीन फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। सो दे फॉर्म न्यू फ्रिक्वेंसी नहीं, दो दे फॉर्म क्या लिखेंगे अपन, दे फॉर्म न्यू स्पीसीज, क्या बनाएंगे, नई क्या बना लेंगे, स्पीसीज बना लेंगे, ठीक है। तो ये था जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक तरीका, जिसे अपन किससे समझेंगे, फाउंडर इफेक्ट से। अब अपन एक और देखते हैं जो कि क्या है, बॉटल नेक इफेक्ट। देखो बॉटल नेक इफेक्ट को आप ऐसे समझो जैसे कि एक बॉटल में बहुत सारे मार्बल्स फिल कर रखे थे, जिसमें ग्रीन भी थे, रेड भी थे, ऑरेंज भी थे, सब थे, और मैंने बॉटल को उल्टा किया और नीचे गिराना चाहा। तो ऐसे तो है नहीं एक साथ सारे मार्बल्स निकल जाएंगे, क्योंकि बॉटल की नेक जो होती है वो नैरो होती है, कुछ ही मार्बल बाहर आ पाएंगे। और ये जो मार्बल बाहर आ पाएंगे क्या उसी कॉम्बिनेशन में आ पाएंगे जिस कॉम्बिनेशन में इस बॉटल में, नहीं, एकदम रैंडम होगा कि कुछ मार्बल्स यहाँ निकल जाएंगे। तो जो मार्बल्स निकलेंगे देख पा रहे हैं उसमें ऑरेंज वाले ज़्यादा है। तो ये बेसिकली बॉटल नेक इफेक्ट है। अब इसका अपने यहाँ पर क्या है उसको समझो। देखो बॉटल के अंदर जो मार्बल्स है बेसिकली ये ओल्ड पॉपुलेशन को शो कर रही है, और जैसे कि मैंने बॉटल को उल्टा करके ऐसे झटका जिसकी वजह से कुछ मार्बल नीचे आए, ये एक कोई ऐसा इवेंट समझो जो इस पॉपुलेशन को ड्रास्टिकली क्या कर दे, कम कर दे, जैसे कि यहाँ पर भी कम हो गई है। और जो पीछे बच जाएंगे, जो यहाँ निकल पा रहे हैं वो सर्वाइवल है, और जो बॉटल्स में रह गए हैं वो बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म है जो मर चुके हैं। अब इससे होगा क्या, देखो जो नया कंटेनर में जो मार्बल्स है उसमें आप देख पा रहे हैं कुछ सर्टेन टाइप के ही मार्बल्स दिख रहे हैं। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो क्या हो जाएगा कि हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम नहीं लगा और इवोल्यूशन हो सकता है। देखो आप इसको वापस समझना। द बॉटल नेक इफेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट that happen when the size of a population is highly reduced by a event like natural disaster। ये एक छोटी सी कोई पॉपुलेशन थी और उस पर नेचुरल डिजास्टर हुआ, और इस नेचुरल डिजास्टर को अपन क्या कहेंगे, बॉटल नेक इफेक्ट या बॉटल नेक इवेंट, और जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम बच गई, पहले भी स्मॉल थी और ज़्यादा स्मॉल हो गई। इट किल्स मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे कि रेड वाले बिल्कुल ख़त्म हो गए, ग्रीन वाले भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, सिर्फ ऑरेंज दिख पा रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा, लीविंग बिहाइंड अ स्मॉल रैंडम मेंबर्स। सो जीन फ्रिक्वेंसी चेंज, इससे जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई जिसकी वजह से नई पॉपुलेशन बनी। इसका एक एग्जाम्पल 10th NCERT में दे रखा है कि इंसेक्ट की एक स्मॉल पॉपुलेशन है, और इस स्मॉल पॉपुलेशन में ग्रीन और रेड कटल के इंसेक्ट है। मान लो ये इतनी ही पॉपुलेशन है और जंगल से एक एलिफेंट गुजरता है, और वो एलिफेंट का पैर इस पर गिर जाता है, और कुछ वो इस तरीके से
गिरता है कि ये सारों के ऊपर गिरता है, जिससे ये सारे तो मर जाएंगे, पीछे क्या बच जाएंगे, सिर्फ ग्रीन वाले बच गए। तो ये एक स्मॉल पॉपुलेशन थी, जैसा कि आप बॉटल के अंदर मार्बल्स है। एलिफेंट फिट का गिरना एक बॉटल नेक इवेंट है, और जो ये पीछे बच गए हैं ये वो मार्बल्स को डिनोट कर रहे हैं जो कि निकल गए थे। अब ऑब्वियसली थिंग है, देखो पहले ग्रीन और रेड दोनों थे तो फ्रीक्वेंसी कुछ और आ रही होगी। अब सिर्फ क्या बच गए हैं पीछे ग्रीन वाले, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, या फिर चेंज होकर ज़्यादा हो गई होगी, और इस वजह से नई स्पीसीज बन गई। ठीक है, तो ये बॉटल नेक इफेक्ट, और ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के। नेक्स्ट आगे लेते हैं म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अपन कर चुके हैं, उसे म्यूटेशन कहते हैं। और अगर सडन चेंज आएगा जेनेटिक स्ट्रक्चर में तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इवोल्यूशन भी होगा। वैसे आप सब जानते हैं म्यूटेशन कौन सी वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जब अपन ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किया था तो अपन ने देखा था कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ में कुछ नए कॉम्बिनेशन भी F2 जनरेशन में बन रहे थे। F2 जनरेशन में अपने 4 टाइप की ऑफ स्प्रिंग देखी थी, जिसमें 2 पेरेंटल टाइप की थी और 2 क्या थी, न्यू टाइप की। ये न्यू टाइप की ऑफ स्प्रिंग जो है वो किस प्रोसेस से बनी थी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से। और ये नई ऑफ स्प्रिंग क्या ला सकती है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज ला सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से भी नई वेरिएशन आ सकती है, इवोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन अपन समझ चुके हैं। यहाँ पर एक नेचुरल सिलेक्शन की अपन डेफिनेशन लेते हैं। अगर डिफाइन करना होगा तो क्या लिखेंगे, वैसे अपन सब समझ चुके हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म है जैसे, और इन दोनों में से एक के पास ऐसी वेरिएशंस है जिसकी वजह से वो सर्टेन एनवायरनमेंट में क्या है, ज़्यादा सूटेबल है, और धीरे धीरे उसके नंबर क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो इसको अपन डेफिनेशन में लिखते हैं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन, एक ऐसी वेरिएशन जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है, वो वेरिएशन इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल, वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बेटर सर्वाइव करवाती है इन गिवन एनवायरनमेंट, और जिसकी वजह से वो बाकी के कंपेयर में ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है और ज़्यादा प्रोजेनी बनाता है। तो अपन कहेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अपन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुके हैं, जैसे कि वो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का देखा था, जिसमें एक वाइट मॉथ थी और एक क्या थी, ब्लैक मॉथ थी। पहला एनवायरनमेंट ऐसा था जिससे वाइट वाले के पास एडवांटेज था कि वो प्रीडेटर्स उसे देख नहीं पा रहे थे, तो उनके नंबर बढ़ गए। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बाद ट्रंक ब्लैक कलर की होने लगी, जिससे ब्लैक वाले मॉथ को कम दिख पा रहे थे प्रेडिटर्स, तो उनके नंबर बढ़ गए। तो ये नेचुरल सिलेक्शन है। अब इस वाले टॉपिक में अपन नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स भी पढ़ना है। तो नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके का हो सकता है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिस्ट्रप्टिव। अब ये समझने से पहले आप ये समझो कि जनरली ये एक ग्राफ बना रखा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल और फिनोटाइप में, कि भाई ये फिनोटाइप वाले इतने ऑर्गेनिज्म हैं, ये फिनोटाइप वाले इतने ऑर्गेनिज्म हैं, ये फिनोटाइप वाले इतने ऑर्गेनिज्म हैं। इसमें जो पीक आएगी, इसका मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के पास में ये फिनोटाइप है, उसे अपन कहेंगे मीन फिनोटाइप। ठीक है, ये पहले था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन होने से पहले। अब नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके का होता है, इस ग्राफ में क्या चेंजेज आते हैं, उसके बेसिस पर नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला नेचुरल सिलेक्शन है स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या है, देखो टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर। ये जो मीन फिनोटाइप था, अब इस तरीके से होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इस मीन फिनोटाइप वाले पैदा हो रहे हैं, और उन्हीं के नंबर ही क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे नेचुरल सिलेक्शन होने से ये ग्राफ जो है इस तरीके का हो जाएगा, जिसमें मीन जो है उसी जगह पर रहेगा, लेकिन उसकी पीक और बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो ऐसे एक्सट्रीम वाले जो फिनोटाइप थे, एकदम अपोजिट फिनोटाइप्स जो थे, उनके नंबर और कम हो जाएंगे। ठीक है, ये कब होता है, जब कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, मीन फिनोटाइप वाले सेलेक्ट होंगे, एक्सट्रीम वाले रिजेक्ट हो जाएंगे।
मीन फिनोटाइप रिमेन सेम, देखो मीन अपनी जगह पर ही है, वो सेम ही रहेगा। और पीक गेट्स हाई एंड नैरो, जो ग्राफ की पीक है वो हाई हो जाएगी और नैरो हो जाएगी, और ये मोस्ट कॉमनली होता भी है। एक एग्जाम्पल है ह्यूमन के इन्फेंट्स का। तो देखो जब वो पैदा होता है, अगर उसका जो वजन है लगभग 7.3 पाउंड, जो रफली 3.3 केजी के आसपास होगा, और दो और मतलब उसके क्या हो सकते हैं बर्थ के समय उसका वेट हो सकता है, एक 5.5 पाउंड और एक 10 पाउंड। तो ये देखो तीन करेक्टर हो गए, ये मीन करेक्टर है, ये दो एक्सट्रीम है, एकदम कम और एकदम ज़्यादा। तो ह्यूमन के केस में देखा गया है कि एकदम कम वाले की भी डेथ हो जाती है, एकदम ज़्यादा वाले की भी डेथ हो जाती है, और जो बीच वाला है वो सरवाइव करता है। इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन किसका हो रहा है, मीन फिनोटाइप का हो रहा है। ये आपके एग्जाम्पल नीट में आया था 2019 में शायद, ठीक है। और उसमें पूछा गया था कि भाई इस तीन तरीके के ऐसे इन्फेंट्स होते हैं, और जो मीन मतलब ये जो बीच का जो है वेट इस वाले ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, तो ये कौन से तरह का नेचुरल सिलेक्शन है, तो कौन सा होगा, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या होगा, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू। मतलब मीन फिनोटाइप की जगह इन दोनों फिनोटाइप में से किसी एक, जो एक्सट्रीम में है, इन दोनों में से किसी एक को एक्वायर करेंगे और धीरे धीरे उनके नंबर बढ़ने लगेंगे। तो ये पहले ग्राफ था और मीन फिनोटाइप ये था, मीन ये था। अब मान लेते हैं कि ज़्यादा मेंबर इस तरफ के और जो फिनोटाइप है उस वाले हो रहे हैं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और नया मीन आ जाएगा, ठीक है। देखो एरो लगा रखा ना, इस तरफ शिफ्ट होगा। तो ये कब ऑपरेट होगा, जब एनवायरनमेंट चेंज होगा और इससे दोनों में से कोई एक एक्सट्रीम का सिलेक्शन होगा, दूसरी एक्सट्रीम रिजेक्ट हो जाएगी, मीन वैल्यू चेंज हो जाएगी और पीक जो होगी एक तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इसी का एग्जाम्पल है कि वाइट और ब्लैक, जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हुआ था, एनवायरनमेंट चेंज होते ही क्या हो गया कि ब्लैक वाले के नंबर क्या होने लगे थे, बढ़ने लग गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरीफेरल करेक्टर। पेरीफेरल करेक्टर का क्या मतलब है, दोनों एक्सट्रीम के जो करेक्टर होंगे उस पे ज़्यादा आएंगे, किसी एक के नहीं, दोनों ही एक्सट्रीम के ज़्यादा आएंगे और मीन वाले कम होते जाएंगे। तो ऑपरेट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, बोथ एक्सट्रीम सिलेक्शन होता है, मीन जो होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक की जगह कितनी पीक बन जाएगी इस नए वाले ग्राफ में, दो, एक इस एक्सट्रीम पर और एक इस एक्सट्रीम पर, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल है अफ्रीकन सीड क्रैकर फिंच। ये ऐसी जगह ग्रो करती है जहाँ दो तरह के सीड होते हैं, एक बड़े सीड और एक छोटे सीड। तो यहाँ पर फिंचेस तीन तरह की है, एक लंबी बीक वाली, एक इंटरमीडिएट और एक एकदम छोटी वाली। छोटी वाली इसको आसानी से खा सकती है, बड़ी वाली इसको आसानी से खा सकती है। इस वाले के पास दोनों ही एडवांटेज नहीं है, तो धीरे धीरे इसके भी नंबर बढ़ेंगे, इसके भी नंबर बढ़ेंगे। तो ये एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि इनके पास ऐसी वेरिएशन है जिससे एडप्ट होने के चांसेस ज़्यादा है और ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन इसमें दो एक्सट्रीम सेलेक्ट हो रही है, इसलिए कौन सा है, डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इस तरीके से अपन आज के वीडियो में अपन ने क्या किया, हार्डी विनबर्ग लॉ किया, उसका इक्विलिब्रियम किया, कौन कौन से फैक्टर पे वो एप्लीकेबल होता है, कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट कर सकते हैं, और फिर उन फैक्टर में से अपन ने जेनेटिक ड्रिफ्ट और इवोल्यूशन को क्या किया, डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन सब अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए एंड खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।